नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम द्विवेदी युग पर बात कर रहे हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों पर हमने बात की थी और उसी तरह से हम आज की क्लास में भी द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल पर सुधार काल के कवियों पर बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने हरिओत जी पर बात की थी तो वो महत्वपूर्ण कवि थे। मैं आपको, जब हम बात करते हैं कवियों पर, जो महत्वपूर्ण कवि होते हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, जिन पर पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन पर आपको बताती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। तो उन चीजों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो पेपर होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो चीजें आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो उसी तरह से दोस्तों, आज हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे और आज हम द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और सभी पर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी पर। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। दोस्तों, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। याद रखने हैं आपको, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। जन्म और मृत्यु आपको सभी कवियों के याद रखने हैं, सभी जो रचनाकार हैं सभी के याद कर रखने हैं। हम साथ के साथ में बताते भी चलते हैं। दोस्तों, एक साथ जब आप इनको याद करेंगे तो आपको ये याद नहीं होंगे। इसलिए आप जिस भी युग के कवियों, रचनाकारों, साहित्यकारों पर बात कर रहे हैं तो उनको साथ के साथ याद करते चलिए। जैसे हमने जब भारतेंदु युग के कवियों पर बात की थी तो उनको भी जन्म और मृत्यु सभी के बताए थे। तो आप भारतेंदु युग के सभी कवियों के जन्म याद रखिएगा, मृत्यु। उसी तरह से जब हम द्विवेदी युग पर बात कर रहे हैं, हम कालक्रमानुसार ही कवियों का विवरण दे रहे हैं, तो उनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं और इसी तरह से आपको याद होंगे। अगर आप ये सोचे कि जब हमारा पेपर होगा तो उसी समय हम सभी कवियों का, जो कि हमारी पुस्तकों में दिए भी होते हैं, सभी कवियों के जीवन और मृत्यु एक साथ, तो वो हमारे याद नहीं होते हैं। जब भी हम किसी युग पर बात करते हैं तो तभी ये चीजें हमारी याद हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी 1886 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? चिरगांव झांसी में। चिरगांव झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने दोस्तों अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना है। काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इन्होंने अपना काव्य गुरु माना है। इनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं दोस्तों, गुप्त जी की जो आरंभिक रचनाएं थी वो वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। वैश्योपकारक जो पत्रिका थी, जो आरंभिक रचनाएं हैं गुप्त जी की, वो वैश्योपकारक जो पत्रिका है उसमें छपती थी और बाद में इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी, जिसका संपादन महावीर प्रसाद जी कर रहे थे। तो बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी और पहले वैश्योपकारक में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती थी। याद रखना है आपको। तो पता चल गया, जो आरंभिक रचनाएं हैं वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी? वैश्योपकारक पत्रिका में। और जो बाद में रचनाएं थी वो किस में प्रकाशित होती थी? सरस्वती पत्रिका में। मैथिली शरण गुप्त जी को दोस्तों आगरा के विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि दी थी। आगरा का जो आगरा विश्वविद्यालय था उसने किसकी? डी.लिट की उपाधि दी थी 1952 से 1964 तक। कहां से? 1952 से 1964 तक ये
राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। हिंदू विश्वविद्यालय ने भी इनको डी.लिट की उपाधि दी थी और 1954 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से विभूषित किया गया। कब? 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 52 से 64 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। आगरा विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त जी दोस्तों हरिगीति का छंद के बादशाह थे। हरिगीति का छंद के बादशाह थे। ये इस तरह के छोटे छोटे महत्वपूर्ण पर्सन हैं और ये पूछे जाते हैं। तो हरिगीति का छंद के बादशाह थे मैथिली शरण गुप्त जी, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक पर्सन है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो ये कि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का ये किस नाम से अनुवाद करते थे? माइकल मधुसूदन की रचनाओं का मैथिली शरण गुप्त जी किस नाम से अनुवाद करते थे? मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन की जो रचनाएं होती थी उनका अनुवाद ये करते थे। गुप्त जी ने दोस्तों मार्क्स की पुत्री थी जेनी। मार्क्स की पुत्री थी जेनी, उन पर जेनी नामक काव्य लिखा था। जेनी नामक काव्य लिखा था मार्क्स की पुत्री जेनी पर। मैथिली शरण गुप्त जी ने जेनी नामक काव्य लिखा था। हरिगीति का छंद के बादशाह माइकल मधुसूदन, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। माइकल मधुसूदन की रचनाओं का किस नाम से अनुवाद करते थे? मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। पहले इनकी अनूदित रचनाओं पर बात करते हैं दोस्तों। अनूदित रचनाएं इनकी कौन सी है? वो है प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार, ये इनकी अनूदित रचनाएं हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती हैं, तो याद रखना है आपको। अनूदित रचनाएं 3 है, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार, ये इनकी अनूदित रचनाएं हैं। गुप्त जी के दोस्तों 3 नाटक भी लिखे थे इन्होंने। गुप्त जी ने 3 नाटकों की भी रचना की थी। वो कौन कौन से थे? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनंग। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनंग, ये 3 नाटक हैं मैथिली शरण गुप्त जी के। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनंग, ये 3 नाटकों की इन्होंने रचना की थी। 3 अनूदित रचनाएं हैं और ये सभी उनके जीवन से संबंधित चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर। मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि थे। राम भक्त कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी। और इनकी दोस्तों जो पहली रचना है, प्रथम कविता, प्रथम कविता कौन सी है? हेमंत। प्रथम कविता है हेमंत, जो कि इन्होंने 1906 ईस्वी में लिखी थी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हेमंत कविता 1906 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। इनकी प्रथम कविता है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये तो थी इनकी
प्रथम कविता। अब है प्रथम काव्य संग्रह। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रंग में भंग। रंग में भंग 1909 ईस्वी में। रंग में भंग प्रथम इनका काव्य संग्रह है जो कि 1909 ईस्वी में लिखा गया था। याद रखनी है दोस्तों। प्रथम कविता हेमत 1906 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी जो कि इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। याद रखना है दोस्तों। इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की। 19 खंड काव्यों की रचना की है और 2 महाकाव्यों की रचना इन्होंने की है। याद रखने हैं आपको। 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना इन्होंने की है। प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग 1909 ईस्वी और प्रथम कविता है हेमत 1906 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और सबसे जो प्रबंध, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले रचनाकार द्विवेदी युग में कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखे थे और इन्होंने परगीत आदि भी लिखे थे। लेकिन इनके जो प्रबंध काव्य हैं वो अधिक सरस हैं। प्रबंध काव्य इनके अधिक अच्छे माने जाते हैं। वैसे इन्होंने परगीत, नाटक, मुक्त आदि जो रचनाएं भी की थी, लेकिन इनके प्रबंध काव्य ही अच्छे माने जाते हैं और प्रबंधकार के रूप में ही ये द्विवेदी युग में प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखे थे। तो दोस्तों आपको पता चल गया प्रथम कविता, प्रथम काव्य संग्रह। इनकी अनुदित रचनाएं कौन सी हैं? माइकल मधुसूदन जी की रचनाओं का ये किस नाम से अनुवाद करते थे? हरिगीति का छंद के बादशाह माने जाते हैं गुप्त जी। ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है और आपको याद रखनी। अब दोस्तों हम इनकी सभी रचनाओं पर बात करेंगे और फिर उन रचनाओं की जो महत्वपूर्ण उनका वर्णन विषय क्या रहा है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले उनके प्रकाशन वर्ष के साथ गुप्त जी की रचनाओं पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इनका जो पहला काव्य संग्रह था रंग में भंग 1909 ईस्वी में। रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है जयद्रथ वध, ये 1910 ईस्वी। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी और सभी आपको याद रखनी है। रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी। इनकी प्रसिद्धि का आधार ये ग्रंथ भारत भारती 1912 ईस्वी। जो कवि ये मानते थे कि खड़ी बोली में काव्य रचना नहीं हो सकती है, उनके लिए भारत भारती एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत भारती बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और खड़ी बोली में बहुत ही अच्छा वर्णन गुप्त जी ने किया है। 1912 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी और भारत भारती रचना पर ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। यानी ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि थे और महात्मा गांधी जी ने किस रचना पर, इनकी जो भारत भारती रचना थी उससे खुश होकर उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यानी राष्ट्र कवि घोषित किया था महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को। याद रखना है। तो हम इनकी रचनाओं पर बात कर रहे थे। भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में। उसके बाद है किसान 1917 ईस्वी। किसान की रचना की 1917। पंचवटी 1925 ईस्वी। पंचवटी 1925
1925 ईस्वी। विकट भट्ट 1929 ईस्वी। विकट भट्ट 1929 ईस्वी। गुरुकुल 1929 ईस्वी। झंकार 1929 ईस्वी। झंकार 1929 ईस्वी और ये इनकी रहस्यवादी रचना है। झंकार क्या है? रहस्यवादी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, जिसकी रचना 1929 ईस्वी में की गई थी। साकेत 1931 ईस्वी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। 4 महाकाव्य माने जाते हैं खड़ी बोली का। पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, दूसरा साकेत गुप्त जी का 1931 ईस्वी में, और तीसरा है कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद, और चौथा है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास, साकेत बहुत ही अच्छी रचना है गुप्त जी की और 1931 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। तो जैसे पहले कहा था कि जो तुलसीदास के बाद राम भक्ति का अगर किसी रचना में अच्छा वर्णन मिलता है तो वो साकेत है। राम के चरित्र का वर्णन मिलता है तो वो साकेत है रामचरितमानस के बाद, और इसकी रचना गुप्त जी ने 1931 ईस्वी में की थी। यशोधरा 1932 ईस्वी। साकेत 31 ईस्वी, यशोधरा 32, द्वापर 1936 ईस्वी। द्वापर की रचना 1936। जय भारत 1952 ईस्वी। जय भारत 1952 और विष्णु प्रिया 1957। ईस्वी विष्णु प्रिया। और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे सिद्धराज 1936 ईस्वी। हिंदू 1927 ईस्वी। हिंदू 1927 ईस्वी और वैतानिक। ये सभी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। रंग में भंग 1909 ईस्वी। जयद्रथवध 1910 ईस्वी। भारत भारती 1912 ईस्वी। किसान 1917 ईस्वी। पंचवटी 1925 ईस्वी। विकट भट्ट 1929 ईस्वी। गुरुकुल 29। झंकार 29 जो कि रहस्यवादी रचना है गुप्त जी की। साकेत 1931 ईस्वी। यशोधरा 32 ईस्वी। द्वापर 36। जय भारत 52 और विष्णु प्रिया 57। दोस्तों सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और सभी पर पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सभी आपको अच्छे से याद करनी है। भारत भारती इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। साकेत, यशोधरा, द्वापर इन सभी पर पहले पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखनी है ये रचनाएं इनके प्रकाशन वर्ष के साथ। सिद्धराज 36, हिंदुस्तान वैतालिक, सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इनकी अनुदित रचनाएं हम बता चुके हैं, वो भी आपको याद रखना। 3 नाटकों की रचना की थी इन्होंने, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, ये उनके नाटक हैं। तो दोस्तों आपको सभी रचनाएं याद रखनी है। अब हम जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर बात करेंगे। भारत भारती जो इनकी रचना है 1912 ईस्वी में जिसकी रचना की गई थी, जिसमें
देश के साम्राज्य, उस समय जो हमारा देश था उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें भारत भारती में देश के वर्तमान का चित्रण है और भविष्य की सूक्त कामना की। देश के वर्तमान का चित्रण है, जो उस समय वर्तमान स्थिति थी देश की, उसका चित्रण भारत भारती में है और भविष्य की सुखद कामना की गई। भविष्य की सुखद कामना की, भविष्य की सुखद कामना की गई है और देश के वर्तमान का चित्रण भारत भारती रचना में किया गया है। उसके बाद आती है महत्वपूर्ण रचना साकेत। 1931 ईस्वी में पहले हम बता चुके हैं रचना की गई थी साकेत की। सबसे पहला प्रश्न तो कि साकेत जो है पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है अयोध्या, जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या हुआ? अयोध्या, और ये पाली भाषा का शब्द है साकेत, याद रखना है आपको। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो साकेत लिखने की प्रेरणा, जो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, उसको लिखने की प्रेरणा उनको कहां से मिली, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। तो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक लेख प्रकाशित हुआ था। कब? 1908 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में, जिसके वो संपादक थे महावीर प्रसाद जी। उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, किस नाम से? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। महावीर प्रसाद जी का 1908 ईस्वी में सरस्वती में एक लेख प्रकाशित हुआ था, किस नाम से? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नाम से लेख प्रकाशित हुआ था, जिसकी मूल प्रेरणा, साकेत लिखने की मूल प्रेरणा इसी लेख से मिली थी मैथिली शरण गुप्त जी को। तो ये आपको याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत लिखने की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक लेख छपा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो वही साकेत लिखने की प्रेरणा बनी गुप्त जी के लिए। और ये जो लेख लिखा था महावीर प्रसाद जी ने, वो इन्होंने अपने उपनाम, इनका उपनाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, इस नाम से छपा था ये लेख। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। इनका उपनाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो लेख सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो है भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लेख प्रकाशित किया था। तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं, आपको ये सभी चीजें याद रखनी। साकेत 1931 ईस्वी, इसमें दोस्तों 12 सर्ग हैं।
साकेत में 12 सर्ग हैं और इसमें उर्मिला की जो उपेक्षा हुई है उसका वर्णन किया गया, यानी उर्मिला के विरह का वर्णन साकेत काव्य में किया गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। 12 सर्ग हैं इस रचना में और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा था। याद रखना है आपको, किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। दोस्तों इसका जो प्रथम सर्ग है उसमें सरस्वती वंदना की गई है, प्रथम सर्ग में सरस्वती वंदना की गई है और जो इसका नवम सर्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? नवम सर्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन, उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन होने के कारण, उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग ये जो सर्ग है वो सर्वाधिक मार्मिक है। तो जो नवम सर्ग है साकेत का वो बहुत ही सर्वाधिक मार्मिक है क्योंकि उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है किसमें? नवम स्कंद में। तो याद रखना है आपको, नवम सर्ग में उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन होने के कारण ये सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है साकेत काव्य का। याद रखना है आपको। प्रथम जो काव्य है उसमें सरस्वती वंदना की गई है। आगे है प्रथम सर्ग, अष्टम सर्ग और द्वादश। प्रथम जो सर्ग है, अष्टम और द्वादश जो सर्ग है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। कौन कौन से सर्ग में? नवम जो सर्ग है उसमें उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन है, लेकिन प्रथम, अष्टम और द्वादश जो सर्ग है उसमें उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया गया है। ये साकेत के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। साकेत काव्य पर 1936 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था 1936 ईस्वी में। किस रचना पर? साकेत जो रचना है उस पर 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था मैथिली शरण गुप्त जी को, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। 1931 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। 12 सर्ग हैं। नवम सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन किस किस सर्ग में किया गया है तो वो प्रथम यानी पहला, अष्टम 8वां और द्वादश 12वां स्कंद में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया गया है साकेत रचना में। उसके बाद है अगली जो महत्वपूर्ण रचना है साकेत के बाद वो है यशोधरा। यशोधरा में भी जैसे साकेत में था गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग। तो यशोधरा में
ये जो यशोधरा रचना है 1932 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। यशोधरा काव्य की गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित, यानी इसमें यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया। जैसे साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया, उसी तरह यशोधरा में यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया है और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर ये आधारित है। अगली रचना है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। पहले हम बता चुके हैं प्रकाशन वर्ष। विष्णुप्रिया आपको याद रखना है। विष्णुप्रिया में भी जैसे यशोधरा और साकेत की तरह चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी के त्याग और तप की कथा है। चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी के तप और त्याग पर आधारित है। विष्णुप्रिया, यशोधरा और साकेत। ये प्रश्न पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि मैथिली शरणगुप्त जी की कौन कौन सी रचनाओं की नायिका औरत रही है। नायिका एक औरत है, तो वो है नायिकाओं पर आधारित रचनाएं हैं यशोधरा, विष्णुप्रिया और साकेत। याद रखना है आपको, तीनों रचना ही नायिका आधारित हैं, यानी नायिकाओं को के आधार पर तीनों ही की रचना की गई है। यशोधरा में यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया है, साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है और विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन किया गया है। याद रखना है आपको, तीनों में ही तीनों जो नायिका हैं उनके विरह का वर्णन किया गया है और तीनों ही रचनाएं नायिका आधारित रचनाएं हैं। विष्णुप्रिया का आपको पता चल गया दोस्तों। उसके बाद है इनकी रचना जय भारत 1952 ईस्वी में लिखी गई थी। ये पूछा जाता है कि मैथिली शरणगुप्त जी की महाभारत पर आधारित रचना कौन सी है, तो वो ये रचना है जय भारत, जिसमें कौरवों और पांडवों के पारिवारिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है। कौरवों और पांडवों पारिवारिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन। किस रचना में? जय भारत, जिसकी रचना 1952 ईस्वी में की थी गुप्त जी ने। उसमें कौरवों और पांडवों के पारिवारिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें? जय भारत में। जय भारत को दोस्तों प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। किसे? जय भारत रचना को गुप्त जी की प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है जय भारत, जिसमें कौरवों और पांडवों की पारिवारिक कलह का वर्णन है और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन इस रचना में किया गया है। विष्णुप्रिया में दोस्तों, विष्णुप्रिया में आपको पता चल गया चैतन्य महाप्रभु जी की वियोक्ता पत्नी का वर्णन है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है और साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। जय भारत इनकी रचना महाभारत पर आधारित है। कौरव पांडवों के पारिवारिक कलह और महायुद्ध जो उसके बाद महायुद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण माना जाता है जय भारत को।
उसके बाद है विकट भट्ट, इनकी रचना। विकट भट्ट, इसमें दोस्तों जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की कितनी, 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है। ये कथा का वर्णन है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन, वचन निभाने का वर्णन है। और एक राजपूत सरदार की जोधपुर के हैं, जो उनकी 3 पीढ़ियों की कथा किसमें, विकट भट्ट में कही गई है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। आगे इनकी अर्जन और विसर्जन रचना। अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन मुस्लिम संस्कृति की अर्जन और विसर्जन मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करती है। जो रचना है अर्जन और विसर्जन मुस्लिम संस्कृति की। मुस्लिम संस्कृति की झांकी दृष्टव्य है किस रचना में, अर्जन और विसर्जन में। उसके बाद जो इनकी अनूदित रचना थी मेघनाद। मेघनाद जो इनकी रचना थी अनूदित, वो ऐतुकांत रचना है। क्या है, ऐतुकांत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो दोस्तों आपको मैथिली शरण गुप्त जी की सभी रचनाओं के बारे में पहले तो हमने उनके प्रकाशन वर्ष के साथ उनको बताया, जिससे आपको उनको अच्छे से याद करने में आसानी होगी। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनकी वर्ण विषय का क्या रहा है वो हमने बताया। यशोधरा, साकेत, भारत भारती, विष्णुप्रिय, जय भारत, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके बारे में आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्यिक जगत में दद्दा नाम से पुकारा जाता था। साहित्यिक जगत में इनको दद्दा नाम से पुकारा जाता था। और माइकल मधुसूदन की रचनाओं का ये मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। हरिगीति का छंद के बादशाह थे। और इनको महात्मा गांधी जी ने जो इनकी भारत भारती रचना थी उस पर राष्ट्र कवि की इनको राष्ट्र कवि पुकारा गया था। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आपको इनकी सभी रचनाओं के बारे में पता चल गया। सभी दोस्तों आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की आपको सभी रचनाओं के बारे में पता चल गया। उनके जो जीवनी है उनके बारे में पता चल गया। जन्म मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको जानकारी हो गई है। अब हम द्विवेदी युग के ही राम नरेश त्रिपाठी जी पर बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। हरियोध जी को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? जिला जौनपुर के कोयरीपुर गांव में। जिला जौनपुर, जिला जौनपुर का कौन सा गांव था?
कोयरीपुर। गांव में रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। जिला जौनपुर के कोयरीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था रामनरेश त्रिपाठी जी का। दोस्तों, जो प्रारंभिक शिक्षा है इनकी गांव की ही पाठशाला में हुई थी और अंग्रेजी पढ़ने के लिए जौनपुर के एक स्कूल में भर्ती हुए थे, किंतु अध्ययन का जो क्रम था वो 9वीं कक्षा से आगे नहीं चल पाया। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव के ही स्कूल में हुई, यानी कोयलीपुर जो इनका गांव था वहां पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये जौनपुर गए और वहां अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन जो इनकी शिक्षा का क्रम है वो 9वीं कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाया। कविता के प्रति जो इनकी बचपन से ही रुचि थी, कविता करने के प्रति इनकी बचपन से ही रुचि थी। गांव की पाठशाला के जो प्रधानाचार्य थे, गांव की जो इनकी पाठशाला थी जहां पर ये पढ़ते थे, वहां पे जो प्रधानाचार्य थे वो भी अच्छी कविता लिखते थे ब्रज भाषा में अच्छी कविता लिखते थे इनके प्रधानाचार्य जी। और वो समस्या पूर्ति भी करने लगे और सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप ये खड़ी बोली में रचना कर लेंगे। जो इनके प्रधानाचार्य थी वो ब्रज भाषा में रचना करते थे और उन्हीं को देखते देखते ये ब्रज भाषा में भी रचना करते थे, समस्या पूर्तियां भी करने लगे थे। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद ये खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। और इनके दोस्तों 4 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी के 4 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से? मिलन 1917 ईस्वी, मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी और सौपन 1929 ईस्वी। ये 4 रचनाएं हैं इनकी। मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, सौपन 1929 ईस्वी। 4 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं रामनरेश त्रिपाठी जी के। तो दोस्तों, इनमें से जो मानसी रचना है इनकी, मानसी इसकी रचना 1927 ईस्वी में की गई है। मानसी रचना 1927 में फुटकर कविताओं का संग्रह है। ये फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी याद रखना है आपको। 4 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मिलन 17, पथिक 1920, मानसी 27 और सौपन 1929। मानसी जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित है, रामनरेश त्रिपाठी जी की फुटकर कविताओं का संग्रह है, जिनमें देशभक्तिपूर्ण कविताएं हैं, देशभक्ति से संबंधित कविताएं हैं, प्रकृति चित्रण है, देशभक्ति से संबंधित है, प्रकृति चित्रण है और नीति निरूपण है। नीति निरूपण, प्रकृति चित्रण और देशभक्तिपूर्ण फुटकर कविताओं का संग्रह है रामनरेश त्रिपाठी जी का मानसी। उसके बाद जो तीनों रचनाएं हैं, मिलन, पथिक और सौपन। मानसी के बारे में आपको पता चल गया, फुटकर कविताओं का संग्रह जिसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण संबंधित कविताएं हैं। मिलन, पथिक और सौपन जो 3 रचनाएं हैं, उनमें काल्पनिक, कथाश्रित, प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। ये तीनों ही काल्पनिक, कथाश्रित, प्रेमाख्यानक क्या है? खंड काव्य है। चारों रचनाएं देके दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाएगा कि रामनरेश त्रिपाठी जी की फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा मानसी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
मिलन, पथिक और सपन तीनों ही जो रचनाएं हैं उनमें काल्पनिक यानी कल्पना पर आधारित प्रेम से संबंधित कथाएं हैं और खंड काव्य हैं। ये तीनों ही मिलन, पथिक, सपन, काल्पनिक, कथाश्रित, प्रेमाख्यानक, खंड काव्य हैं। रचनाएं करने के साथ साथ दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी अच्छे संपादक भी रहे हैं। इन्होंने कविता कौमुदी के 8 भागों कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से कौन कौन सी भाषाओं की? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया। कविताओं का संकलन और संपादन किया। कविता कौमुदी यानी अच्छे संपादक भी रहे हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से किस हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया। किसमें? कविता कौमुदी के 8 भागों में। याद रखना है आपको। इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, 3 खंड काव्यों पर हमने बात की। उनमें तीनों में व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर, जो व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ हैं उनको त्याग कर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई। देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। इन प्रबंध काव्य में यथास्थान प्रकृति के मनोरम चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। जो तीनों इनके खंड काव्य हैं उनमें प्रकृति के भी अच्छे चित्र देखने को मिलते हैं। तो बांग्ला, उर्दू, संस्कृत कविताओं का संकलन और संपादन किया। लोकगीतों का संग्रह भी इन्होंने बड़ी ही लगन और परिश्रम से किया। लोकगीतों का जो संग्रह है इन्होंने वो भी बड़ी लगन और परिश्रम से किया। और जो ये लोकगीतों का संकलन करते थे तो इसके लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो पर्यटन किया। इनकी जो काव्य रचना है उसका एक उदाहरण यहाँ पर है। इनकी जो कविता से कुछ पंक्तियां हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमन असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास है जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यानी जो ये देशभक्ति पूर्ण रचनाकार थे, उस समय आप देख सकते हैं अंग्रेजों का शासन था तो देशभक्ति की भावना जो प्रत्येक साहित्यकार में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो यहाँ पर जो इनके तीनों ही खंड काव्य मिलते हैं दोस्तों, उनमें जो व्यक्तिगत सुख दुख स्वार्थ होता है उसको त्याग कर अपने प्राणों की बलिदान देना है देश के लिए, ये सब इन्होंने यहाँ पर प्रेरणा दी थी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में आपको पता चल गया। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1962 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में। इनकी 4 रचनाएं हैं। मिलन 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी और सपन 1929 ईस्वी। जिनमें से मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है जिनमें देशभक्तिपूर्ण और प्रकृति चित्रण नीति निरूपण किया गया है। मिलन, पथिक और सपन तीनों ही खंड काव्य है। काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य है जिनमें व्यक्तिगत सुख दुख को त्याग कर देश पर न्यौछावर होने की प्रेरणा दी गई है। कविता कौमुदी के 8 भागों का इन्होंने बड़ी योग्यता से संपादन किया था और उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला की कविताओं का संकलन और संपादन किया था।
राम नरेश त्रिपाठी जी के बाद जो दोस्तों कालक्रमानुसार हमारे जो कवि आते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के, अब तक जिन कवियों पर हमने बात की दोस्तों वो द्विवेदी युग के मुख्य कवि थे। और अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग में कुछ अन्य कवि भी रहे हैं जिनकी 2-2, 4-4 जो रचनाएं मिलती हैं, तो उन पर भी बात करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो कहीं से भी आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग के अन्य कवियों पर। इनमें सबसे पहले कालक्रमानुसार अगर देखा जाए तो बाल मुकुंद गुप्त जी आते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के रोहतक जिले के ग्राम गुडियाना में। हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा के रोहतक जिले के गांव गुडियाना में बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त जी दोस्तों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है। ये भी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कौन सा कवि है? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त जी। द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की जोड़ने वाली कड़ी है। ये अच्छे कवि, अनुवादक और अपने समय के बहुत ही कुशल संपादक रहे। अच्छे कवि, अनुवादक और बहुत ही कुशल क्या रहे हैं? संपादक रहे हैं। इनकी जो कविताएं हैं दोस्तों सफुट कविता 1905 में संकलित है। इनकी सभी कविताएं सफुट कविता नाम से, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई है, इसमें इनकी सभी कविताएं संकलित हैं। सफुट कविता 1905 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं वो परिणाम में थोड़ी होने के बावजूद भी बहुत ही प्रभावशाली हैं। राष्ट्रीय और हिंदी प्रेम इनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा, यानी राष्ट्रीयता और हिंदी के प्रति प्रेम इनकी जो कविताएं थी उनका प्रमुख विषय रहा है। ये बड़े जिंदा दिल तथा प्रभावी थे, विनोदशील व्यक्ति थे और तत्कालीन लेखकों से इनकी जो नोकझोंक चलती रहती थी। जो उस समय के तत्कालीन लेखक थे उनके साथ बाल मुकुंद गुप्त जी की नोकझोंक चलती रहती थी। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में द्विवेदी युग के मुख्य कवियों पर बात की और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार द्विवेदी युग के मैथिलीशरण गुप्त जी पर बात की। उनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। सभी के प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने हैं, सभी का वर्ण्य विषय आपको याद रखना है, किस तरह का वर्णन किया गया है, किन रचनाओं में कौन सी रचनाएं मैथिलीशरण गुप्त जी की नायिका प्रधान है, किस रचना में महाभारत का वर्णन किया गया है, ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत इनकी नायिका प्रधान रचनाएं हैं। जय भारत 1952 ईस्वी में जो रची गई थी वो इनकी महाभारत से संबंधित रचनाएं हैं। इनकी सारी ही रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, माइकल मधुसूदन का ये किस नाम से करते थे अनुवाद रचनाओं का? वो मधु, ये भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। और साहित्यिक जगत में मैथिलीशरण गुप्त जी दद्दा नाम से प्रसिद्ध थे। मैथिलीशरण गुप्त जी राष्ट्र कवि हैं, जो कि महात्मा गांधी ने उनको भारत भारती जो रचना थी उससे खुश होकर इनको राष्ट्र कवि कहा था। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। और हरि गीतिका छंद के बादशाह दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे राम नरेश त्रिपाठी जी। उनकी 4 रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, जिनमें से मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है और बाकी की जो 3 रचनाएं हैं वो कल्पनाश्रित, कल्पना पर आधारित प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। सभी याद रखने हैं। और कविता कौमुदी के 8 भागों का अनुवाद बड़े ही अच्छे ढंग से किया था राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो दोस्तों अगली क्लास में हम द्विवेदी युग के कुछ अन्य कवियों पर बात करेंगे। धन्यवाद।